नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 30 सितंबर 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे पीएम केयर फंड से संबंधित। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे गिग वर्कर्स के राइट्स से संबंधित। और तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे डिजिटल हेल्थ आईडी से संबंधित। क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। हु आर द गिग वर्कर्स? गिग वर्कर्स कौन हैं और ऐसा क्यों कहा जाता है गिग इकोनॉमी के वर्कर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है? 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पीएम केयर्स फंड से संबंधित है। आप जीएस पेपर 4 के इस टॉपिक से और जीएस पेपर 2 से भी इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या बैकग्राउंड है? देखो, जब कोविड-19 की महामारी आई थी ना, तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा एक फंड इस्टेब्लिश किया गया था, पीएम केयर्स फंड। जनता से आह्वान किया गया था कि आप इस फंड में कंट्रीब्यूट कीजिए ताकि इस फंड में जो पैसा इकट्ठा होगा उसकी सहायता से महामारी के कारण जिन लोगों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है उनको रिलीफ प्रोवाइड की जा सके। कुछ समय के बाद किसी ने आरटीआई फाइल कर दी पीएमओ में और आरटीआई में मांग की कि इस फंड के पैसे को किस प्रकार से इस्तेमाल किया गया है, आप ये इन्फॉर्मेशन दीजिए। बट पीएमओ ने ये इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया। मामला पहुंचा दिल्ली हाईकोर्ट में। अब दिल्ली हाईकोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई चल रही थी कि पीएम केयर फंड का कैसे इस्तेमाल किया गया, इसकी इन्फॉर्मेशन आरटीआई में दी जाए या फिर ना दिया जाए, इस केस के दौरान पीएमओ ने अपने एफिडेविट में ये कहा, ये जो फंड है ना, पीएम केयर फंड, ये कोई पब्लिक फंड नहीं है और ना ही इसका पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। इसके बाद पीएमओ ने यह भी कहा, इसीलिए चूंकि ये पब्लिक फंड नहीं है, इसका पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं जाता, इसलिए हम इस फंड की जानकारी नहीं दे सकते आरटीआई के तहत। अब देखो, पीएमओ के इस एफिडेविट के बाद राइटर ने यह आर्टिकल लिखा। राइटर पीएम केयर फंड को क्रिटिसाइज करते हैं और अपने पक्ष में काफ़ी सारे आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट तो राइटर ये कहते हैं, भैया ऑलरेडी 2 फंड मौजूद थे, आपने अलग से एक फंड बनाया ही क्यों? प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, ये जवाहरलाल नेहरू के टाइम से एग्जिस्ट करता है। जनवरी 1948 में प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड इस्टेब्लिश किया गया था। उस समय हुआ क्या था, बंटवारे के बाद बहुत से लोग इंटरनली भी डिस्प्लेस हो गए थे और पाकिस्तान से भी आए थे, तो उनको राहत पहुंचाने के लिए जवाहरलाल नेहरू के समय ये प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड इस्टेब्लिश किया गया था। आज के समय में प्रोविज़न देखो ये है, वो परिवार जो नेचुरल कैलमिटीज़ का शिकार बनते हैं जैसे बाढ़, साइक्लोन, उन पीड़ितों को राहत पहुंचाई जा सकती है इस फंड की सहायता से। या फिर अनफॉर्चुनेटली किसी परिवार का एक्सीडेंट हुआ है, राइट्स का कोई पीड़ित है, इवन कुछ हद तक मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी इस फंड का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस फंड को रिकॉग्नाइज किया गया है एज ए ट्रस्ट अंडर इनकम टैक्स एक्ट और इसको मैनेज किया जाता है प्रधानमंत्री या फिर कुछ दूसरे डेलीगेट्स के द्वारा नेशनल कॉजेज के लिए। तो ये फंड ऑलरेडी मौजूद था। इसके अलावा एक और अच्छा फंड भी एग्जिस्ट कर रहा था, उसका नाम है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2005 के डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत। 2005 के इसी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और स्टेट लेवल पर भी डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड इस्टेब्लिश करने का प्रोविज़न है। तो राइटर कहते हैं, देखो ये दोनों फंड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे और जो ये फंड है ना, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, ये प्रॉपर एक एक्ट के तहत इस्टेब्लिश किया गया है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। ये पब्लिक अथॉरिटी है और इसकी ऑडिटिंग भी की जाती है कैग के द्वारा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। और जो अथॉरिटीज़ इसे मैनेज करती हैं वो अकाउंटेबल हैं, उनको आंसर भी देना पड़ता है। इसको यूज़ नहीं किया गया बल्कि एक नया फंड इस्टेब्लिश कर दिया गया, पीएम केयर फंड, जो कि देखो अभी सरकार के एफिडेविट के अनुसार ना तो पब्लिक अथॉरिटी है, ना ही पीएमओ इंफॉर्मेशन देना चाहता कैसे उस फंड्स का इस्तेमाल किया गया है, ना ही उसकी ऑडिटिंग की जा सकती कैग के द्वारा, ना ही उसे किसी एक्ट के तहत इस्टेब्लिश किया गया। पीएम केयर फंड को ना तो किसी एक्ट के तहत इस्टेब्लिश किया गया, ना ही सरकार ने अपने किसी एग्जीक्यूटिव एक्शन से इस्टेब्लिश किया। बस एक वेबसाइट बनी और अनाउंसमेंट कर दी गई और ये पीएम केयर फंड इस्टेब्लिश हो गया।
ऐसा राइटर कहते हैं। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट राइटर ये देते हैं, जो प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड है ना, उसमें भी अभी अच्छा खासा पैसा मौजूद है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता था कोविड रिलीफ के लिए, बट इसे यूज़ नहीं किया गया। जो ये प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड है, जो नेहरू के टाइम से ही एग्जिस्ट करता है, इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ अपोजिशन ये भी ट्रस्टी हैं। बट जो पीएम केयर फंड है ना, जो नया बना है, उसमें देखो प्रधानमंत्री मोदी ट्रस्टी हैं, इसके अलावा 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर, ये तीनों ट्रस्टीज हैं। समझ गए? डिफरेंस ये है, प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड में प्रेसिडेंट और लीडर ऑफ अपोजिशन ये भी ट्रस्टी हैं, लेकिन पीएम केयर फंड जो नया फंड है, इसमें प्रधानमंत्री और 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स सिर्फ ये ट्रस्टी हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट राइटर ये देते हैं, अगर देखो पीएम केयर फंड पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, तो फिर इस फंड की वेबसाइट पर ये जो नेशनल एम्बलम का इस्तेमाल है ये क्यों हुआ है, सत्यमेव जयते क्यों लिख के रखा है, और इस पीएम केयर फंड की जो वेबसाइट है वो भी तो pmcares.gov.in है ना, तो सरकार की वेबसाइट होती है gov.in। पीएमओ ने जो एफिडेविट फाइल किया उसमें देखो ये भी कहा गया, पीएम केयर फंड को जो ट्रस्ट मैनेज करता है ना, उसी का कंट्रोल है इस फंड पर, अदरवाइज इस फंड के कंट्रोल करने में ना तो किसी स्टेट गवर्नमेंट का रोल है, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल है। तो इस क्लेम के जवाब में राइटर बोलते हैं, प्रधानमंत्री मोदी चेयरमैन है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है इस ट्रस्ट के, और 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर, ये भी एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं इस ट्रस्ट में। और गवर्नमेंट की जो एडवर्टाइजमेंट है पीएम केयर फंड के लिए, वो भी यही कहती हैं कि इस फंड में कंट्रीब्यूट कीजिए ताकि सरकार कोरोना वायरस के अगेंस्ट लड़ाई लड़ सके। तो फिर देखो सरकार के नाम पे पैसा क्यों मांगा जा रहा है। एक पीएम केयर फंड की जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें क्लेम किया गया है माई गवर्नमेंट, यानी मेरी सरकार। तो घूम फिर के बाद देखो यही आ जाती है राइटर के अनुसार, पीएम केयर फंड को जो ट्रस्ट मैनेज करता है ना, उस ट्रस्ट के चेयरमैन प्रधानमंत्री मोदी हैं, 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स दूसरे ट्रस्टीज हैं, और पीएमओ इस फंड की एक्टिविटीज़ को मैनेज करता है। तो फिर कैसे ये फंड पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपनी एक जजमेंट में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की एक जजमेंट है थलापलम सर्विस कॉर्पोरेशन बैंक लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, आप ये देखो किसी बॉडी का जो सब्सटेंशियल कंट्रोल है वो किसके पास है, ये टेस्ट है पता लगाने का कि वो बॉडी पब्लिक बॉडी है या फिर नहीं है। तो इस जजमेंट के अनुसार पीएम केयर फंड को एक पब्लिक बॉडी होना चाहिए। लास्ट आर्ग्यूमेंट राइटर ये देते हैं, पीएम केयर फंड के लिए देखो स्पेशल एक ऑर्डिनेंस सरकार लेकर आई थी इनकम टैक्स एक्ट 1961 को अमेंड करने के लिए, ताकि पीएम केयर फंड में जो भी डोनेशन प्राप्त होता है उस पर 80G के तहत 100% एग्जम्पशन मिलेगा, और जो भी कंपनी डोनेट करती है इस फंड के तहत वो पैसा CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेंडिचर के तहत काउंट होगा। इवन इस फंड के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में भी एग्जम्पशन दी गई। एक नया सा अकाउंट भी ओपन किया गया फॉरेन डोनेशन प्राप्त करने के लिए। तो जब देखो इतना कुछ सरकार ने किया, पब्लिक अथॉरिटी के लिए किया ना, लेकिन अब सरकार कहती है ये जो फंड है पीएम केयर फंड ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, इसलिए हम आरटीआई के तहत इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते कि कहाँ कहाँ इस फंड का पैसा इस्तेमाल हुआ है। राइटर कहते हैं चलो आरटीआई के तहत ना दो, वैसे तो आपको आरटीआई के तहत इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। इवन जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट है ना, ट्रस्ट तो है ना, ये इतना तो सरकार मानती है, मतलब इतना तो पीएमओ मानता है, ये जो पीएम केयर फंड है वो एक ट्रस्ट है। ट्रस्ट के चेयरमैन प्रधानमंत्री मोदी हैं और 3 दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर्स दूसरे ट्रस्टीज हैं। तो इंडियन ट्रस्ट एक्ट का सेक्शन 19 कहता है कि जो ट्रस्टीज हैं वो जितना पैसा इस अकाउंट में आया, कैसे इस्तेमाल किया गया, उसकी सारी जो इंफॉर्मेशन है वो बेनिफिशरीज के सामने प्रेजेंट करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। अगर देखो ये फंड पब्लिक अथॉरिटी होता तो फिर जैसे नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड आंसरेबल है, अकाउंटेबल है, कैग के द्वारा ऑडिटिंग भी की जा सकती है उस फंड की, उसी प्रकार से पीएम केयर फंड की भी ऑडिटिंग की जा सकती, कैग के द्वारा जवाब देना पड़ता पीएमओ को। लेकिन पीएमओ जवाब देने से बच रहा है ये कह के कि ये फंड जो है वो पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। चलते हैं आगे।
इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो गिग वर्कर्स के राइट से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? कंटेस्ट ये है, सितंबर 20, 2021 को इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स ने एक पिटीशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट में। ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन थी और गिग वर्कर्स जो ये जोमेटो, स्विगी, उबर, ओला के जो वर्कर्स हैं ना, इनके लिए ये पिटीशन फाइल की गई। पिटीशन में मांग ये की गई कि इन वर्कर्स को अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 के तहत अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर माना जाए। अगर देखो ऐसा होता है तो फिर जो ये जोमेटो, स्विगी वाले हैं ना, उनको इन वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स देने होंगे। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स जैसे देखो इंश्योरेंस है, हेल्थ बेनिफिट है, प्रोविडेंट फंड है, ये एग्जांपल्स हैं सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के। अभी ये जोमेटो, स्विगी, उबर, ओला वाले वर्कर्स क्या करते हैं, जब ज्वाइनिंग देते हैं ना इन वर्कर्स को, तो एक डॉक्यूमेंट पर साइन करवाते हैं, उसके अनुसार आप हमारे वर्कर नहीं हो, आप हमारे पार्टनर हो। तो अगर ये वर्कर पार्टनर हैं तो फिर इन प्लेटफॉर्म्स को किसी प्रकार के सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स को देने की आवश्यकता नहीं होती। ये कंटेक्स्ट है। अब चाइना का एग्जाम्पल दिया जाता है। चाइना इस मामले में इंडिया से आगे निकल गया है। जैसे इंडिया में 2 बड़े प्लेटफॉर्म है ना फूड डिलीवरी के, एक जोमेटो और दूसरा स्विगी। उसी प्रकार से चाइना में 2 बड़े प्लेटफॉर्म हैं, एक माइटुआन और दूसरा ELE.me। यूं मान लीजिए इन दोनों का कब्जा है चाइना के फूड डिलीवरी बिजनेस में। ये भी जोमेटो और स्विगी की तरह जब भी गिग वर्कर्स को जॉब देते थे ना, उनसे एग्रीमेंट साइन करवा लेते थे कि आपका अलग से इंडिपेंडेंट बिजनेस है, आप हमारे पार्टनर हो, वर्कर नहीं हो। तो जब ये एग्रीमेंट साइन करवाते थे ना, इन प्लेटफॉर्म्स को चाइना के गिग वर्कर्स के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने की जरूरत नहीं थी। वहीं सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स जैसे हेल्थ बेनिफिट या फिर इंश्योरेंस संबंधित बेनिफिट, प्रोविडेंट फंड संबंधित बेनिफिट, कुछ भी नहीं करना पड़ता था इन प्लेटफॉर्म्स को। लेकिन चाइना में ना कुछ ऐसा हुआ, क्या हुआ वो अब हम जानेंगे। चाइना में प्रेशर पड़ा इन कंपनीज के ऊपर और इन कंपनीज ने अब लेबर एग्रीगेटर को लिखा है, हमने डिलीवरी वर्कर से ये एग्रीमेंट साइन करवाना छोड़ दिया है कि आपका अलग से इंडिपेंडेंट बिजनेस है। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि अब चाइना की ये जो माइटुआन कंपनी है ना, ये डिलीवरी वर्कर्स को अपना वर्कर मानेगी और उनको सोशल सिक्योरिटी की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, जो कि इंडिया में अभी तक नहीं हुआ है। इंडिया में तो अभी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई है, हमने देखा। लेकिन अब क्वेश्चन आपके मन में आया होगा कि चाइना की इस माइटुआन कंपनी ने क्यों मान लिया कि ये वर्कर इंडिपेंडेंट पार्टनर नहीं है बल्कि हमारे वर्कर हैं। उसका आंसर देखो ये है, चाइना में जो माहौल है ना वो इन गिग वर्कर्स के पक्ष में है। मतलब जनता की बहुत ज़्यादा सहानुभूति है इन वर्कर्स के साथ में। जब कोविड आया तो चाइना में वुहान में लॉकडाउन लगा, इन डिलीवरी वर्कर्स ने फ्रंटलाइन वर्कर के तौर पे काम किया, ज़बरदस्त घर घर जाके खाना पहुंचाया। इवन देखो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, मुझे भी कोविड हुआ था जैसे आपको पता है। तो उस दौरान मैंने घर नहीं बताया था और मेरा काम तो पूरा जोमेटो, स्विगी वर्कर से चला। मुश्किल समय में इन्होंने बहुत ज़्यादा साथ दिया और इसके लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम। एक वीडियो भी मैं इस इशू पर बनाने वाला था कि कैसे कैसे ये जो डिलीवरी वर्कर्स हैं चैलेंजेस का सामना करते हैं अपने काम के दौरान। फिर मुझे लगा कि प्री के बाद बनानी चाहिए, अभी आपकी प्री की तैयारी चल रही है। तो खैर मुद्दे पर आते हैं। चाइना में देखो लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं ना इन वर्कर्स के पक्ष में है काफ़ी ज़्यादा। चाइना का जो न्यूज़पेपर है ना पीपल डेली, उस न्यूज़पेपर ने भी लोगों की सेंटिमेंट्स का सम्मान करते हुए डिलीवरी वर्कर्स को टॉप 10 ऑक्यूपेशन में शामिल किया। इवन एक मैगजीन है, चाइना की मंथली मैगजीन है रेनवू मैगजीन में ना एक आर्टिकल छपा था कि डिलीवरी वर्कर्स कैसे कैसे चैलेंजेस का सामना करते हैं। और देखो वो आर्टिकल इतना वायरल हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा 200 मिलियन टाइम्स वो आर्टिकल वायरल हुआ। इसका मतलब तो सीधा सीधा ये था ना कि चाइनीज़ जो यूजर्स हैं वो बहुत ज़्यादा सिंपैथी रखते हैं इन डिलीवरी वर्कर्स के साथ। चाइना की इस रेनवू मैगजीन में ये भी बताया गया कि इस प्रकार से कितने ऑर्डर प्राप्त होंगे उसका बर्डन भी इन वर्कर्स के ऊपर ही डाल दिया गया है। जैसे आपको भी बोलते होंगे ना जो जोमेटो, स्विगी वाले हैं, हमें रेटिंग दीजिए, जिसकी ज़्यादा रेटिंग होगी उसको ज़्यादा ऑर्डर मिलेंगे। और
दिखा दिया जाता है जोमेटो स्विगी में टाइम लगेगा ऑर्डर डिलीवर करने में 15 मिनट, जानबूझ के कम दिखा दिया जाता है, और टाइम एक्चुअल में लगेगा 25 मिनट 30 मिनट। तो फिर जिसने ऑर्डर किया है वो कई बार भड़क जाता है इन वर्कर्स के ऊपर, ये भी नहीं सोचता कि कितना ट्रैफिक होगा, कितनी मुश्किलों का सामना करके वो वर्कर जो है वो भाग भाग कर आया है। कई लोग नहीं सोचते। ये इनका एल्गोरिथम ही ऐसा है इन प्लेटफॉर्म्स का, जोमेटो का, स्विगी का, कि जो ऑर्डर करते हैं और जो ऑर्डर डिलीवर करते हैं दोनों के बीच में एनिमोसिटी हो जाती है कि आपने जो ऑर्डर है वो देर से डिलीवर किया। तो कहने का मतलब ये है, पब्लिक सेंटिमेंट्स चाइना में पूरी तरह से इन डिलीवरी वर्कर्स के पक्ष में मोबिलाइज होना स्टार्ट हो गए, और कोविड के चलते देखो ऑर्डर भी बढ़ना स्टार्ट हो गए। लेकिन जब जैसे जैसे ऑर्डर बढ़े, इन प्लेटफॉर्म्स ने, मतलब चाइना के जो माइटुआन जैसे प्लेटफॉर्म हैं, उन्होंने इन वर्कर्स को और ज़्यादा एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया। फिर ये जो वर्कर्स हैं चाइना में संगठित होना स्टार्ट हुए, इकट्ठा होने स्टार्ट हुए अपनी मांगों को लेके। कई सारी सिटीज़ में उन्होंने स्ट्राइक कर दी। जैसे जैसे उन्होंने स्ट्राइक की, पब्लिक सेंटिमेंट्स और ज़्यादा मोबिलाइज होने स्टार्ट हो गए इनके पक्ष में। तो आखिरकार चाइना की सरकार को एक्शन लेना पड़ा। चाइना ने कई सारी टेक कंपनीज के ऊपर अपना कंट्रोल इंक्रीज कर दिया, इंक्लूडिंग अलीबाबा। आपने ये सुना भी होगा, पता नहीं क्यों था हिंदू ने इस इशू को अभी तक कवर नहीं किया है, हम कर लेंगे। चाइना ने टेक कंपनीज के ऊपर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, जैसे अलीबाबा, टेंसेंट, क्योंकि चाइना की सरकार चाहती है कि कॉमन प्रोस्पेरिटी आए चाइना में, मतलब इनइक्वालिटी ना आए। ऐसा ना हो कि एक पर्सन के पास तो अनगिनत पैसा है मतलब पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसा है यूँ मान लीजिए। दूसरी तरफ गरीबी है, ये चाइना की सरकार नहीं चाहती। इसी वजह से जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ना, उन पर लगाम लगाना स्टार्ट कर दिया है चाइना की सरकार ने। इसकी वजह से काफ़ी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज का जो वैल्यूएशन है वो कम हो गई है। उसी के तहत जो ये माइटुआन फूड डिलीवरी वाली कंपनी है ना, इसको कंट्रोल करने के लिए भी सरकार के द्वारा एंटी मोनोपोलिस्टिक गाइडलाइंस जारी की गई। उसी के बाद इस माइटुआन कंपनी ने लेबर एग्रीगेटर को लिखा कि भैया हम अब उन्हें ये नहीं एग्रीमेंट उनसे साइन करवाएंगे कि आप इंडिपेंडेंट पार्टनर हो। मतलब अब चाइना में माइटुआन कंपनी को मजबूर होना पड़ेगा गिग वर्कर्स को अपना वर्कर मानने के लिए और उनको सोशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। अब लास्ट में इंडिया की बात की जाती है। राइटर कहते हैं इंडिया में देखो सिचुएशन डिफरेंट है। इंडिया में पब्लिक सेंटिमेंट से इतने ज़्यादा डिलीवरी वर्कर्स के साथ में नहीं हैं। यहाँ पर चेंज लाने की जो बात है वो डिलीवरी वर्कर्स के द्वारा ही की जा रही है, जनता के द्वारा नहीं। 2020 में हैदराबाद में 3000 स्विगी वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी, क्योंकि स्विगी ने पर ऑर्डर रेट जो थे वो 35 से घटाकर 15 कर दिए थे। इसके बाद वहाँ पर जो जॉइंट कमिश्नर ऑफ द लेबर डिपार्टमेंट थे, उन्होंने मीटिंग बुलवाई। एक तरफ स्विगी के मैनेजर और दूसरी तरफ स्ट्राइक कर रहे वर्कर्स। तो ये इंडिया में पहली बार था कि इस प्रकार से फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म के वर्कर्स ने स्ट्राइक की और इस प्रकार से उस स्ट्राइक को हैंडल किया गया। इवन जब जोमेटो का आईपीओ आया ना, तो उस समय भी कुछ वर्कर्स ने दूसरे दूसरे नामों से ट्विटर अकाउंट बनाए और बताया कि किस प्रकार से जो ये प्लेटफॉर्म है जोमेटो जिसका आईपीओ रिलीज हुआ था वो वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करता है। तो अब देखो जो पीआईएल फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में, ये बिल्कुल सही मौका है इन वर्कर्स को राइट्स प्रोवाइड करने का। इवन जनता को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। जैसे यूएसए में इसी प्रकार का एक प्लेटफॉर्म था, उसके वर्कर स्ट्राइक कर रहे थे, उस प्लेटफॉर्म का नाम भी देख लीजिए, इंस्टाकार्ट। तो डिलीवरी वर्कर्स ने जनता से आह्वान किया कि आप अपनी ऐप जो है वो अनइंस्टॉल कर दो जब तक कि हमारी मांगों का समाधान निकल नहीं जाता, मतलब आप हमारा साथ दीजिए। तो हमारे देश में भी कल को अगर देखो जोमेटो स्विगी वर्कर्स जो हैं वो कुछ स्ट्राइक करते हैं, अपनी मांगे रखते हैं, तो हमें उनका पूरा पूरा साथ देना चाहिए। पब्लिक ओपिनियन जो है उनके पक्ष में वो मजबूर करेगा इन प्लेटफॉर्म्स को वर्कर्स के हक में रूल्स चेंज करने के लिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया गिग वर्कर्स के बारे में। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हेल्थ आईडी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? प्रधानमंत्री मोदी ने अनाउंस किया कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, जिसका देखो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट तो ये है कि देश में सभी सिटीजन्स वॉलंटरीली एक हेल्थ आईडी बनवा सकते हैं। ये हेल्थ आईडी 14 अंकों की होगी और इस हेल्थ आईडी की सहायता से
किसी भी पेशेंट का, मान लीजिए कोई पर्सन है एक्स की ये 14 अंकों की हेल्थ आईडी है, इसकी सहायता से उस पेशेंट का सारा जो प्रीवियस रिकॉर्ड है, हेल्थ रिकॉर्ड, वो एक्सेस किया जा सकता है। फायदा देखो इसका ये होगा, कोई पेशेंट एक्स कहीं पर भी जाता है, कोई भी डिजीज हो जाता है, भगवान ना करे, तो कोई भी डॉक्टर उस हेल्थ आईडी की सहायता से उसका पूरा जो प्रीवियस हेल्थ रिकॉर्ड है ना, सारी की सारे जो उसने टेस्ट करवाए कभी भी, सारा कुछ एक्सेस कर सकता है। तो कल को रिपोर्ट्स कैरी आउट करने का जो झंझट है वो खत्म हो जाएगा। इसके साथ साथ कई बार पेशेंट पूरी बात डॉक्टर को बता नहीं पाता, तो उस हेल्थ आईडी की सहायता से डॉक्टर को पूरी बातें अपने आप ही पता लग जाएंगी। ये फायदा होगा इस डिजिटल आईडी का। राइटर कहते हैं अच्छी बात है, मतलब अगर देखो सारा प्रीवियस रिकॉर्ड डॉक्टर एक्सेस कर लेता है तो अच्छी बात है, अच्छे ढंग से इलाज कर पाएगा डॉक्टर। लेकिन राइटर के अनुसार ये बड़ी प्रॉब्लम नहीं है हेल्थ सेक्टर की। बड़ी प्रॉब्लम हमने कोविड-19 की सेकेंड वेव के दौरान देखी। हॉस्पिटल्स की कमी है हमारे देश में, डॉक्टर्स की कमी है, दवाइयाँ अभी भी इतनी महंगी महंगी हैं, गरीब लोग उसको एक्सेस नहीं कर पाते। ये बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। सरकार को इन प्रॉब्लम्स का समाधान करना चाहिए। और देखो बेशक हेल्थ आईडी का फायदा तो होगा, लेकिन रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा है। रिस्क कैसे है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हेल्थ आईडी से क्या होगा, सभी लोगों का जो ये हेल्थ आईडी बनवाएंगे उनका जो रिकॉर्ड है वो एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा। जब देखो एक जगह पे लोगों का जो रिकॉर्ड है वो इकट्ठा हो जाएगा, जो इंश्योरेंस वाली कंपनीज हैं उनको वो डेटा मिल सकता है कैसे ना कैसे करके, चोरी से या फिर सरकार से लेकर। तो फिर कल को जो इंश्योरेंस वाली कंपनीज हैं, किसी का भी इंश्योरेंस करने से पहले रिस्क प्रोफाइल देखेंगी और इंश्योरेंस करेंगी नहीं जिसको आवश्यकता है। दूसरा देखो ये भी हो सकता है कि कोई चैन है हॉस्पिटल वाली, वो नया हॉस्पिटल बनाना चाहती है, तो वो देखेगी इस डेटा की सहायता से ज़्यादा डिजीज़ वाले लोग कहाँ रहते हैं। अब एक बात तो देखो आप भी जानते हैं, शहरों में कुछ लोकेलिटीज़ में लोग ऐसे होते हैं जो कि बेहतर सिचुएशन में होते हैं अपना इलाज करवाने के लिए, चाहे छोटे से छोटा कोई डिजीज़ भी ना हो, तो उनका डेटा ज़्यादा, उनके डेटा से ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे हॉस्पिटल्स के चेन्स और वहीं पर अपना क्लिनिक, वहीं पर अपना हॉस्पिटल जो है वो खोलने की कोशिश करेंगे, जबकि रूरल जो एरिया है वो पूरी तरह से नेग्लेक्ट हो जाएगा। इसीलिए राइटर बोलते हैं अगर देखो डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम को ठीक करना है ना, तो आप हेल्थ सेक्टर के जो फंडामेंटल्स हैं उन्हें इंप्रूव कीजिए, क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड कीजिए, हॉस्पिटल्स को ज़्यादा फंडिंग दीजिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा ज़्यादा कीजिए। अभी भी 2.5% ऑफ जीडीपी सरकार खर्च नहीं करती है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया डिजिटल हेल्थ आईडी से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज़ को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।